करते हैं अपना डिटर्मिनेंट्स। इसके बारे में हमारी बातचीत आपसे हुई है पहले, और ये बेसिकली कुछ वैल्यू देता है। तो हमारी बातचीत हम शुरू करने जा रहे हैं उसी चीज से। ऑर्डर, इट विल बी द स्क्वायर ऑर्डर। हमेशा स्क्वायर ऑर्डर का डिटर्मिनेंट डिफाइन किया गया n क्रॉस n। तो सबसे पहली चीज है कि अगर मुझे मान लो केवल 3 दे दिया जाए, तो ये 1 क्रॉस 1 का है, तो इसके -3 ले लो, नहीं तो आप मॉडुलस समझोगे, देन इट्स वैल्यू इज -3। ओके, अगर मेरे पास है a1 a2 b1 b2 इज ऑफ 2 क्रॉस 2, तो ये मेरे पास आता है a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 माइनस b2 a1। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट की वैल्यूज है, अब थर्ड है हमारे पास 3 क्रॉस 3, जिससे मेनली हमें काम पड़ता है। 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 इन जनरली हमारे सामने सिलेबस में ही नहीं है, बट अगर ये आएंगे तो किसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही आते हैं। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। कुछ एक चीजें मैंने मैट्रिक्स में बताया था, जैसे स्क्यू ऑर्डर का, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी डिटर्मिनेंट क्या होगी आयुष? आयुष, ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान रखना होता है। इसकी ओपनिंग मैंने बात की थी A1, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ B2 C2 B3 C3। क्या कहा था? A1 को कंटेन करने वाला रो एंड कॉलम दोनों स्किप कर दो, फिर जो बचा उसको लिख दो। पहला प्लस से ओपन होगा, फिर दूसरा माइनस से ओपन होगा। A2 वाली को कंटेन करता हुआ रो और कॉलम स्किप कर दो, जो बचा हुआ है B1 C1 B3 C3। इसके बाद A3 से ले लो, प्लस A3 B1 B2 C1 C2। देखो बेटा, ये चीजें हमने वर्कआउट की थी, और उसके बाद हमने इसको ओपन करके भी लिखा था। A1 B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस B2 C1। ये चीजें हमने ओपन की थी। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी जानते थे कि मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था। ठीक है, उस शॉर्टकट मेथड में हमारे पास जो चीजें हैं, और मैंने कहा था कि आप प्रूफ करके देख सकते हो। जैसे मान लो कि इस चीज को अगर आप बात करते हो, तो A1 B2 C3 प्लस वाले एक साथ ले लो, प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2, फिर माइनस कॉमन लेते हुए A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3 प्लस A3 B2 C1। ये चीजें हमारे सामने आई थी। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसकी ओपनिंग जो मैंने एक चीज बताई थी शॉर्टकट में, वो बताया था A1 B1 C1 इस ऑर्डर में है, A2 B2 C2
A3 B3 C3। इसके बाद पहले दो कॉलम को रिपीट कर दो, A1 B1 C1 A2 B2 C। अब आप डायगनली मार्किंग दो, दिस इज प्लस, this is minus. It means now this can be written as A1 B2 C3 plus A2 B3 C1 plus A3 B1 C2 माइनस साइन के साथ A3 B2 C1 प्लस A1 B3 C2 प्लस A2 B1 C3। देखो बेटा, डिटर्मिनेंट की कई प्रॉपर्टीज हैं जो आज हम करने जा रहे हैं, जिनके थ्रू डिटर्मिनेंट स्ट्रांग बनता है। आप देख सकते हैं खुद ओपन करके, एक बार हमने ओपन करना सीख लिया ना बेटा, तो हम हर चीज जो हमारे सामने रिजल्ट दिया जाए, कुछ नहीं तो हम ओपन करके तो रिजल्ट प्रूफ कर सकते हैं, उसके बाद उस रिजल्ट को हम याद भी रख सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं आगे बढ़ता हूं, फर्स्ट प्रॉपर्टी है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज if the rows and the columns are interchanged. This is always denoted by bar. आपने देखा था ना, ए डैश अपन करते थे, क्या होता था वो? ट्रांसपोज। हाँ या ना? रो को कॉलम, कॉलम को रो में करना क्या कहलाता था बेटा? अरे कल मैं तेरे को फोन खनकाना भूल गया, किया था नहीं किया था आपने? कल क्यों नहीं किया था? अरे बिटिया, पूरा कर लिया बेटा, ठीक है, साथ दे दे, बैक मत बनने दे। करंट की कॉस्ट पे कुछ नहीं होता है, ये आप सभी लोग ध्यान रखना। जो अभी चल रहा है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, रिवीजन, रिवीजन हम हमेशा रिवीजन को करंट पे प्रायोरिटी कभी मत दे देना। ओके ओके, अब इसमें मैंने आपको बताया सिंस द डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, इट इज ऑब्वियस दैट थ्योरम्स व्हिच इज ट्रू फॉर रोज मस्ट आल्सो बी ट्रू फॉर कॉलम्स। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि रो और कॉलम को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप में से कोई कहेगा सर हमें तो उस वक्त ध्यान नहीं आया था, हमने तो नहीं किया था। मैं कहूँगा लो भाई कर लो, यहाँ चेंज करो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C, कर दिया ट्रांसपोज। अब फर्स्ट दो कॉलम को रिपीट करो, A1 A2। देखो बेटा, हमारी आदत एक बार खुद प्रूफ कर लेने की पड़ गई ना, तो मजा आ जाता है। कि कोई हमसे कहे कि ऐसा होता है, तो हम कहते हैं हम आपकी बात नहीं मानते, लेकिन अभी आप बोलते हो कि प्रूफ बताओ, उस वक्त हम कहेंगे हम प्रूफ करते हैं। ये देखो, तो नाउ दिस विल बी A1 B2 C3 plus B1 C2 A3 प्लस C1 A2 B3 माइनस साइन के साथ B1 A2 C3 प्लस A1 C2 B3, ग्रीन वाले मार्किंग उठा रहा हूं, प्लस C1 B2 A3। कोई दिक्कत? अब आप कंपेयर कर लो। रिद्धि, कोई प्रॉब्लम बिटिया? आरुषि, प्रॉब्लम बोल बेटा।
अर्षित भाई सुबह सुबह कहाँ रह गए थे? घर वालों को भी कह के सोया करो कि भैया सुबह सुबह क्लास होती है, उठा दिया करो, नहीं तो सर उठाते हैं। आप सबको दिख रहा है बेटा जो मैंने मार्क किया है? मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए इसीलिए आप देखो, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में एक ही डिफरेंस है मेनली। आप कुछ भी करते हो मैट्रिक्स में, रो ऑपरेशन चलोगे तो रो ही चलोगे, कॉलम चलोगे तो कॉलम ही चलोगे। यहाँ पे जब चाहे तब रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज कर सकते हैं। इसलिए जब चाहे तब हम ट्रांसफॉर्मेशंस भी चेंज कर सकते हैं। रो भी लगा दो, कॉलम भी लगा दो, सेम ही क्वेश्चंस में। लॉज रीजन समझ में आया कि नहीं आया, बोलो? एक ही रीजन है, रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये थी हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज, अब रोज के लिए कह रहे हैं तो कॉलम के लिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ऑफ डिटर्मिनेंट बी इंटरचेंज्ड, देन डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज इन साइन। हमारा हर्ष मिश्रा, मतलब मिस्टर एथलीट, कहता है सर अब तक तो ठीक पढ़ा रहे थे, अब क्या हो गया आपको? हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। मान लो, लेट अस सपोज, तो मैं कहूंगा बेटा कुछ बात नहीं है, ये नया चैप्टर हो गया, ये भी समझ में आ जाएगा। अब बस आप ऐसा कर लो कि इसको प्रूफ कर लो। ठीक है, वो कहता है कैसे करें भाई प्रूफ? मैंने कहा मैंने बताया ना, दोनों को ले लो। मैं कह देता हूँ लेट इट बी डेल्टा वन A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C। अब इसकी वैल्यू लिखनी है आपको, तो भाई पूरा ओपनिंग करने की बजाय मैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 कर देता हूँ। A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस साइन के साथ ले लो, A2 B1 C3 प्लस A1 B3 C2 प्लस A3 B2 C1। हाँ या ना? और एक दूसरा डिटर्मिनेंट हमने लिया, क्या कहा था? एनी टू रो, कोई भी दो रो चेंज करो। तो भाई फर्स्ट और सेकंड चेंज कर देते हैं। मैंने कहा ना बेटा, आप खुद प्रूफ कर सकते हो। करो मल्टीप्लाई, देखो क्या आ रहा है। बोलो तो सही। Isn't it minus of delta 2 delta 1? इसमें है। तो मैंने क्या कहा था बेटा,
मान लो ऊपर ही लिखा रह जाए, नेहा के थ्रू मैं सबसे बात कर रहा हूं, अगर केवल ऊपर वाला लिखा रह जाए और हमारा स्टूडेंट ये सोचे यार पता नहीं कैसे आएगा क्या आएगा, उसकी बजाय अगर आप कॉपी है आपके पास, पेन है आपके पास, अगर आप जस्ट उसको प्रोसीड कर दो तो क्या आपको पता नहीं चल जाएगा कि क्या आ जाएगा? बोलो। अरे हाँ या ना? अब आ जाओ, इफ द डिटर्मिनेंट हैज टू रोज और टू कॉलम्स आइडेंटिकल देन द वैल्यू इज जीरो। निकालो सभी के सभी, निकालो। तूने बड़ी जल्दी निकाल लिया। अरे तू एक बार 3x3 पे तो पढ़ ले यार। सही बात है, 2x2 पे भी तो आ जाएगा। दो रो को सेम कर दो, निकालना अब आपको। यू विल गेट इट जीरो। अब हम कहते हैं यहां प्लीज, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, प्लीज ध्यान रखना कुछ कहा जा रहा है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो या कॉलम be multiplied by the same number, then the value of determinant is multiplied by that number. Same number, let it be k, तो multiplied by that number k। आप कहेंगे क्या कहा आपने? मैं कहूंगा आइए आप a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये है हमारे पास। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ओ भाई किसी के घर से आवाज आ रही है, किसी में भी आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब कॉलम को लिख दें, अब जब आप वैल्यू लिख रहे होंगे, अब आप देखें हर एलिमेंट में के से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। अनक मल्टीप्लाई हुआ कि नहीं हुआ बिटिया? तो मैं के कॉमन भी ले सकता हूं। नेट रिजल्ट से अगर हम के को कॉमन निकाल देते हैं तो a1 b2 c3 प्लस a2 b3 c1 प्लस a3 b1 c2 माइनस साइन के साथ a2 b1 c3 प्लस a1 b3 c2 प्लस a3 b2 c1 इज नथिंग बट के डेल्टा। हाँ या ना? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अगर आप के से मल्टीप्लाई करते थे तो सभी एलिमेंट मल्टीप्लाई होते थे उस के से, याद आ रहा है? और डिटर्मिनेंट में केवल एक रो या एक कॉलम ही मल्टीप्लाई होगा, ये भी तो पता चल रहा है। हाँ या ना? हाँ, केवल एक बच्चे की आवाज आई। अरे अरे भाई पलक, बोल तो सही। हारिका,
किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, वो क्वेश्चन की डिमांड होगी। जैसे मान लो कि आप 3 बहनें हैं, लेट अस सपोज, चलो आपके केस को हटाओ, प्रियांजल शायद 3 सिस्टर है, प्रियांजल नेहल से बड़ी भी एक है ना। अरे तेज तो बोल, आज आवाज नहीं आ रही तेरी। हाँ, अब ये कहा जाए कि भाई की शादी हो रही है, सबसे छोटा इसका भाई है, ठीक है। तो भाई की शादी हो रही है, और ये कहा जाए कि ये रस्म हम किसी भी एक बहन से करा सकते हैं, तो कोई भी एक चली जाए, क्या फर्क पड़ेगा? क्यों? अरे हाँ या ना? बोल नहीं रही प्रियांजल, प्रियांजल कहेगी मैं ही जाऊंगी। हेलो, मेरा ये एग्जांपल आप लोग समझ पाए? भाई कई रस्में होती हैं, जब हम ये कहते हैं कि कोई भी एक कर दे, तो 3 अवेलेबल है, तो तीनों में कोई भी वो काम कर सकता है। तो अगर के बाहर मल्टीप्लाइड है, अंदर लेके जाना है, तो हम किसी में भी लेके जा सकते हैं। फिर वो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है कि यार इसको इसमें कर दो, तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है अरिका? अब हम बात करते हैं, each element of any row या column can be expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of the determinants। बात आती है कैसे? मैं कहता हूं, लो भाई, A1 प्लस D1, A2 प्लस D2, A3 प्लस D3, B1 B2 B3, C1 C2। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। अब इससे मैं ओपन कर रहा हूं, A1 प्लस D1, B2 C2 B3 C3, माइनस A2 प्लस D2, B1 C1 B3 C3, प्लस A3 प्लस D3, B1 C1 B2 C2। Now this can be rewritten as A1 B2 C2। यहां वाले से A2 इधर ले आओ, हाँ या ना? तो ये दो डिटर्मिनेंट में स्प्लिट होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? प्रणय, दिख रहा है ना? अब इसी चीज को हम लिख लेते हैं यहां, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C प्लस D1 D2 D3 B1 B2 B3 C1 C2 C। प्लीज आप सभी लोग इस चीज को समझना भी।
means we can add two determinant if their two rows or two columns are same, then third row or third column will be added. ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, यहां सेम ऑर्डर तो होना है ही, लेकिन आप लोगों को दिखाई दे रहा है मैट्रिक्स में क्या हो जाता है, सभी रो सभी कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते थे। यहाँ क्या कंपल्शन है, वहां केवल एक कंपल्शन था, क्या, ऑर्डर सेम होना। और यहाँ क्या कंपल्शन है कि दो रो या दो कॉलम का सेम होना जरूरी है, तभी आप दो डिटर्मिनेंट को ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज ठीक है, आप दो अलग अलग वैल्यूज निकाल करके ऐड कर दो, वो एक अलग चीज है। वी कैन ऐड टू डिटर्मिनेंट्स if two rows or two column of determinant are same, then third row oblique column will be। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते। अरे बोलो भाई, दोनों हर्ष अनुकृति, हाँ ये समझ में आया नहीं आया? अरे बाकी लोग भी बोल रहे हैं यार। देखो एक एक करके हम प्रॉपर्टीज पे बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट altered by adding to the elements of any row after multiplying by constant to the corresponding element of any other row। क्या कहा जाता है? The value of determinant is not altered by adding to the elements of any row, कॉलम को भूल जाओ एक बार, after multiplying by constant the corresponding elements of any other row। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे हो सर, समझ में नहीं आया। कोई बात, जो नहीं समझ में आया वो मैं समझाऊंगा। वो क्या चीजें हैं वो आप देखें प्लीज। हम ये कहना चाह रहे हैं, एक डेल्टा या डिटर्मिनेंट लिया मैंने, A1 A2 A3 B1, या इसको इस तरीके से लिखो तो आपके दिमाग में इंप्रेशन और अच्छा रहेगा। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। और एक अलग डिटर्मिनेंट मैंने लिया हुआ है डेल्टा 1, विच इज A1 प्लस अल्फा B1 A2 प्लस अल्फा B2 A3 प्लस अल्फा B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है, अब अभी मैंने आप लोगों को ये बताया कि इसको मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकता हूं, बताया ना? देखो कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बोलो।
क्या बताया मैंने, हम उस पर बात करते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 प्लस दो कॉलम्स को सेम रखते हुए थर्ड को स्प्लिट, मतलब फर्स्ट वाले को स्प्लिट कर रहा हूं। अल्फा B1 अल्फा B2 अल्फा B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से एक कांस्टेंट ही तो मल्टीप्लाई हुआ है, आया ना, उस कांस्टेंट को बाहर निकाल दो। दो कॉलम सेम, वैल्यू विल बी जीरो। यस और नो, दिख रहा है? तो फाइनली और डेल्टा वन इज नथिंग बट डेल्टा। इसी चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूं, प्लीज समझना सभी लोग। अगर मेरे पास ये है A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और अगर मैं कहता हूं अप्लाई C1 टेंस टू C1 plus alpha C2, so value of determinant will be same. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम। अगर हम बात करते हैं इसी जगह पे, C1 टेंस टू C1 प्लस अल्फा C2 प्लस बीटा C3, तो ये क्या हो जाएगा, A1 प्लस अल्फा B1, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इतना याद रखना, सेम रो में या सेम कॉलम में मल्टीप्लाई मत कर देना। मतलब फर्स्ट को चेंज कर रहे हो तो फर्स्ट में मल्टीप्लाई मत कर देना। आप में से कोई कहेगा क्यों कह रहे हैं ऐसा, मैं भी बताता हूं। ज्यादा जोश में दिया, ये भी आपको दिखता है कि यार एक बार B1 के साथ सेम हो जाएगा और एक बार C1 के साथ सेम हो जाएगा, वैल्यू से जीरो दे देगा। बट अगर आप में से किसी ने इस चीज को इस तरीके से बदलने की कोशिश की, प्लीज, जैसे मान लो डेल्टा है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब किसी ने ये कह दिया कि C1 टेंस टू के C1, सर मैं तो ये करूंगा, मैं कहूंगा बेटा इफेक्ट देख लो। हमेशा ये देखो कि इफेक्ट क्या हो गया। के C1 का मतलब यही आएगा ना कि कॉलम वन के एलिमेंट के से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इजंट इट, के टाइम्स ऑफ A1 A2 A3
B1 B2 B3 C1 C2 C, यस और नो? अगर आपने किसी एक में मल्टीप्लाई करके उसको वहीं छोड़ दिया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी मल्टीप्लाइड बाई के। इसीलिए बेटा जब देखो, अगर कभी कोई ऑपरेशन करना होता है ना ऐसा कि हमें मल्टीप्लाई करना ही करना है, तो डेल्टा कैन बी रिटन एज 1/k टाइम्स ऑफ KA1 KA2 KA3। अगर आपको मल्टीप्लाई करना ही हुआ तो आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये k टाइम्स से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो सबको। अरे भाई बाकी सब लोग के सब बोलो ना, स्नेहा स्नेहा मेधा अर्चित कनक हारिका प्रणय आरुषि, ठीक है? क्योंकि अगर आप लोग नहीं समझ पाओगे तो मेरा पढ़ाना बेकार है। चले आगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हमने ली, कुछ का मतलब लगभग कवर्ड हो चुकी है, कई प्रॉपर्टीज आगे आएंगी अभी आपके सामने। अब यहां पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन मैं आगे भी बताऊंगा, बट मैं यहाँ पर एक चीज कह देता हूं कि अगर मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर सकता हूं, तो क्या मैं किसी भी तरीके का मल्टीप्लिकेशन नहीं ले सकता? हाँ या ना, बोलो। अगर मैं रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज कर ही सकता हूं, तो मैं ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं मल्टीप्लिकेशन? प्रॉपर्टी 7। वैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा मल्टीप्लिकेशन, उस वक्त और डिटेल दूंगा इसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, पॉसिबल वेज। ऑल्दो मैं खुद प्रिफर रो बाय कॉलम ही करता हूं, बट किसी को भी आप चेंज कर सकते हो। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आप मेथड बदलते हो ना, अपीयरेंस चेंज हो जाए, ठीक है? जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूं, 2 3 -1 4 1 7 2 9। अब आप रो बाय कॉलम करो, कितना आ जाएगा? 2 + 21 and 4 + 27 -1 -28 -2 36। हाँ +20, थैंक यू। ये हो गया आपका 23 31 27 एंड 34। लेट अस सपोज कोई ये है रो बाय कॉलम, जो मैंने आपको पढ़ाया। अब कोई कहता है सर मैं रो बाय रो कहूंगा, तो मैं कहूंगा कर लो भाई। फर्स्ट रो 2 + 6, फर्स्ट रो सेकंड रो। बताओ अपीयरेंस चेंज हो गया कि नहीं हो गया?
बोलो, जो भी पोजीशंस हैं उनका अपीयरेंस चेंज हो गया कि अपीयरेंस का मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे मार्किंग चेंज हो गई कि नहीं हो गई। फर्स्ट उसमें था आपका 27, यहाँ आ गया 8, वहां पर 23 था और यहाँ 27 था, यहाँ आ गया 7। अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बट एक चीज हकीकत है कि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ओके, अब एक चीज हमारे सामने और आई जिसे मैं नोट फॉर्मेट में, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज्ड होगा, हम चाहे तो उसको इस पर्टिकुलर जगह पर भी मैं इस स्लाइड की पोजीशन को बाद में चेंज कर दूंगा। दैट इज कि अगर मेरे पास अल्फा A1, अल्फा A2, अल्फा A3, बीटा B1, बीटा B2, बीटा B3, गामा C1, गामा C2, गामा C3 हो, तो मैंने आपसे क्या कहा था, इस प्रॉपर्टी पे चलो कि अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। देखो दिख रहा है। अरे हाँ या ना तो बोलो। ठीक है, अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन आ जाता है किसी भी एक रो में। अब आ जाओ यहां पे हम बात करें, फर्स्ट कॉलम में कौन कांस्टेंट है, अल्फा बाहर निकाला जा सकता है। सेकंड में कौन कॉमन है, थर्ड में कौन कॉमन है, तो हम ये लिख सकते हैं अल्फा बीटा गामा A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2। आप में से कोई कहेगा हमें बात नहीं समझ में आए, मैं कहूंगा भैया ओपन करके देख लेना, सब समझ जाओगे। अभी तो मैंने प्रॉपर्टी को यूज कर दिया। ठीक है, अब बेटा यहां से हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आपको वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि क्या चीजें हैं। और एक चीज समझना, यहाँ पर थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता। जैसे मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स में इन जनरली थ्योरी से काम चल जाता है। यहाँ आपके पास 5-7 तरीके के क्वेश्चंस की वैरायटी है ओपनिंग में। आपको उन पूरे मेथड को समझना होगा, उस तरीके के क्वेश्चन को रिकॉल रखना होगा, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट। ओके, इसका एक मेथड है कि सीधे सीधे ओपन करो। ठीक है, ओपन कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब उसके अलावा भी आपके पास यहाँ पे दो मेथड है। फर्स्ट मेथड पे मैं बात कर रहा हूँ। मैं दोनों, देखो ये दो का एडिशन लिखा हुआ है, हाँ या ना। तो दिस डेल्टा कैन बी स्प्लिट इनटू टू डिटर्मिनेंट। मैं तो कह रहा हूं ना, दोनों ही डिटर्मिनेंट जो आएंगे वो जीरो। देखें, फर्स्ट टू कॉलम्स को सेम रखते हुए हमने थर्ड को स्प्लिट कर दिया। देखा, और ये दोनों सेम है,
और जैसे ही दो कॉलम सेम मिले मुझे, दो रो या दो कॉलम सेम होने पे वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है? अब बताओ, अगर किसी ने ये मेथड सीख लिया तो ओपन करना आसान है कि ये आसान है? बोल तो दे आयुष, ये आसान है और तो क्या। हाँ, अब इसमें एक चीज और समझो, एक मेथड और समझो। क्योंकि हम लोग कई चीजें सीखते जा रहे हैं ना बेटा, आप देखो सीखना बहुत जरूरी है। और यहां से आपके पास देखो, मैट्रिक्स में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं लोग, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस वो नॉर्मल बनता है। यहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते ही हैं। साइन एक्स, साइन वाई, साइन जेड, कॉस एक्स, कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन वाई प्लस कॉस एक्स, साइन जेड प्लस कॉस। नाउ यू कैन से applying C3 tends to C3। अब देखो, C3 को बदल रहे हो तो C3 में कुछ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मत कर देना। -C1 -C2 कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? आप यहां समझे कि अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू मैंने -1 ली हुई है। जो मैंने यहाँ पे वर्कआउट किया था अल्फा बीटा में, कि अल्फा से मल्टीप्लाई, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जब आपने ये अप्लाई किया, आप कहेंगे क्यों अप्लाई करेंगे सर? हमेशा इस क्यों का आंसर भी समझने की कोशिश करना। जैसे ही अप्लाई करोगे ये जीरो हो गया कि नहीं हो गया? जीरो बोलो। किसी भी कॉलम में या रो में जीरो आते ही वैल्यू इज जीरो। आप ओपन कर लो, आप थर्ड कॉलम के रिस्पेक्ट में ही ओपन कर लो, ठीक है, वैल्यू जीरो आए। अब यहीं से एक दो चीजें और सिखाना चाहता हूं। देखो बेटा, सीखने के लिए कैंडिडेट चाहिए, दिखाने के लिए तो मेरी इच्छा शक्ति बहुत है, क्योंकि मुझे भी रैंक चाहिए, सीधी सीधी सी बात है। मैंने पहले भी कहा, ठीक है, बट ऑब्वियस है हर कैंडिडेट की इंपॉर्टेंस मैं रखता हूँ, हमेशा ही रखी है, बट हर कैंडिडेट मेहनत करे ये भी शर्त रखनी जरूरी है। और हर कैंडिडेट को रैंक और टीचर को भी रैंक सेटिस्फेक्शन चाहिए, वो बिना आपके मेहनत के नहीं आएगा। अब मैं नोट डाल रहा हूं जो मैंने अभी लिखा। आप खुद सोचो कि अगर आपने कोई एक रो या एक कॉलम पूरा जीरो कर दिया, अब वैल्यू क्या आएगी? ओपन कर लो। उसके बाद एक चीज में और एम होता है हमारा, आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाओ, डिटर्मिनेंट। नाउ ओपन इट। अब मैं कहूंगा बेटा, जब मैं रो और कॉलम को चेंज कर सकता हूं तो क्या मैं कॉलम के रिस्पेक्ट में ही ओपन नहीं कर दूं? बोलो। पहला, मैंने कॉलम के रिस्पेक्ट में ओपन किया है, हाँ?
isn't it A1 B2 C3? हाँ या ना? देखो बोर्ड में तो आप बाकायदा इस स्टेप पे आने के बाद भी ओपन करेंगे। मैं कहूंगा यहाँ पे ओपन विद फर्स्ट कॉलम, लेकिन आइडियली आप याद रखेंगे कि इसका मतलब है A1 B2 C3। तो आप याद करो कि डिटर्मिनेंट में ऐसी भी चीज हमने लिखी थी कि D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3, मतलब डायगोनल। तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू थी D1 D2 D3। प्रॉपर्टीज में लिखा था ना? तो ये भी तो अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर मान लो। अपर ट्राइंगुलर हो चाहे लोअर ट्राइंगुलर हो, वैल्यू क्या आएगी? प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। अरे हाँ या ना? ठीक है। अब माय नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो यहां से बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें शुरू है। प्रॉपर्टी तो हमने बताई, और हमने पहले क्वेश्चन में ये बताने की कोशिश की कि आप दो रो दो कॉलम सेम दिख जाए तो क्या है कैसे है, ये बताने की कोशिश की, या स्प्लिट कैसे करते हो। अब इस क्वेश्चन का एम समझना। इस क्वेश्चन में मैं लेफ्ट हैंड साइड को अपर ट्राइंगुलर या लोअर ट्राइंगुलर बनाने की कोशिश करूंगा। प्लीज लेफ्ट हैंड साइड, क्या मैं इन दोनों को जीरो बना दूं? बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं? बॉल गोज टू आरिका। हाँ, 2A एंड 3A को मैं जीरो बना सकता हूं। बाय यूजिंग कॉलम या रो ऑपरेशन बेटा जी। बॉल गोज टू प्रणय। प्रणय, कैसे बनाएंगे? रिद्धि, एनीवन? हाँ, वो रो ऑपरेशन क्या ये तो बता दे बेटा। हाँ, R2 टाइम्स टू R2 माइनस 2R1। भाई एम केवल इन दोनों को जीरो बनाना था मेरा। एंड R3 टेंस टू, मेधा, अब देखना, जो तुम्हारी कुछ चीज जो तुम्हें नहीं समझ में आई थी वो यहाँ पे भी समझ में आ जाएगी। या थोड़ी थोड़ी ये अपने लाइफ से थोड़ी थोड़ी हटा, कहाँ नहीं समझ में आई ये बता। बस आ रहा है तो उसमें भी शक क्यों पैदा करना बेटा। आप मल करो। अब ये बताओ कि चलो आरुषि, इस पोजीशन का एलिमेंट क्या आएगा बताओ जरा। सभी लोग कैलकुलेट करें, बाकी लोग पूरे रो के एलिमेंट कैलकुलेट। रुक जा अनुकृति, तेरा नाम आरुषि है क्या? तू थर्ड वाला बताना, यहाँ वाला। आरुषि, तो माइक वर्क कर रहा है नहीं कर रहा? नेहा, ए टू, टू ए टू, इसकी पोजीशन क्या बोली आपने? यही आएगा। वेदा ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 3A+2B, क्योंकि अब मैं ये नहीं सुनना चाहूंगा, मतलब नहीं आया तो बता देना, लेकिन सुनना नहीं चाहूंगा, सुना भले लेना कि कैसे आया। क्लियर है अनुकृति?
अनुकृति, बोल तुझे जहां बताना था। ओ, मैं तो ये A23 की पोजीशन पूछ रहा हूँ। A23 पोजीशन। वही 2C, 2C कैंसिल हो जाएगा। क्या कर, अभी भी 2C रखेगी क्या मेधा? A32 की पोजीशन बोलो। हाँ, A32, हाँ 3 है, ठीक है। और ए, उसकी भी पोजीशन बोल दो। हाँ, एक बार कैलकुलेट कर लो बेटा। अब यहाँ पे बात करो, A33 मेधा। हाँ, ठीक है। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा था। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश होती है कि अगर ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा ही होगा। आप में से कोई कहेगा क्यों होगा सर, हमें तो नहीं समझ में आया। मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, बस हम अपनी प्रॉपर्टी पे जोर डालें कि किसी भी रो या कॉलम में अल्फा से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो या दूसरे रो या कॉलम में ऐड करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? बस यहाँ पर है वो सारा ज्ञान। आप कहेंगे सर ये भी नहीं समझ में आया, मैं कहूंगा बेटा ऊपर चले चलो, ये देखो यहाँ है ज्ञान। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन को कराने के बाद मैं रोकूंगा जिससे कि आप सारे ज्ञान ले पाए, और उसके बाद हम आगे की चीजों को करेंगे। और इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बेसिकली समझ के नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा पूछना है। अब आप इसको अप्लाई करो। चल मेधा, इसको जीरो करना है, क्या करूं? और ये दोनों चेंज नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाले नो चेंज। क्या करूं बेटा बोल? अरे डिवाइडेड बाय 3 से क्या फायदा होगा? जीरो हो जाएगा क्या? 3A/3 इज ए। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या वो? यही छोटी छोटी सी चीजें देखनी है बेटा, ठीक है। अब मैं यहां कहूंगा R3 टेंस टू R3 - 3R2। देखो, R1 और R2 में तो कोई चेंज किया नहीं। A+B+C, 0A, 2A+B, 0 0। अब ये पोजीशन वाली वैल्यू बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करके करोगे तो क्या आएगा बोलो? ए। अब बताओ क्या ये अपर ट्रायंगुलर बना कि नहीं बना? वैल्यू क्या आएगी बताओ? प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट एक है। यही प्रूफ करना था। प्लीज एक दो बातें ध्यान रखना।